हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री जिंदाबाद। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, सबको चकाचक चल रहा होगा और पढ़ाई तो बढ़िया चलती ही रहती है ना। तो आ जाते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। अपनी जो सीरीज़ चल रही है एनसीईआरटी पॉडकास्ट की, है ना, एनसीईआरटी बेस्ड पॉडकास्ट की अपनी सीरीज़ चल रही है। और आज एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ आपके सामने पॉडकास्ट को लेकर के। आज हमारा टॉपिक होगा पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक में भी अपन स्पेसिफिकली बात करें तो बोरॉन फैमिली के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। यार, पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर करता है आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल में। आप सबको ये सब कुछ पता है। इसमें 6 पीरियड्स हैं, है ना, सॉरी 6 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, है ना। और बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम जो हैं वो सारे ग्रुप्स में टॉप मोस्ट एलिमेंट हैं। तो उन्हीं के नाम से उनकी फैमिलीज़ बना दी गई हैं। तो जो वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है NH2। NP में 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन्स तक हो सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हीलियम के लिए नहीं है, मतलब बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है जनरल वो है NH2 NP 1 to 6 इलेक्ट्रॉन्स। P block elements may show other oxidation states which normally differ from 2 number of valency electrons by unit of 2। पी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं वो दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो कर सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। जो उनका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके अलावा दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी वो शो कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली 2 से डिफर करते हैं, यानी कि 2 यूनिट से डिफर करते हैं। और जो उनकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन से डिफर करते हैं वो। इन बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिलीज ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट स्टेबल। अगर बात करें बोरॉन की, कार्बन की और नाइट्रोजन फैमिलीज़ की, तो उसमें जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है यानी कि +3 +4 और +5 जो है वो मोस्ट स्टेबल है फॉर द लाइटर एलिमेंट्स, यानी कि जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं। लेकिन जैसे ही अपन नीचे जाते हैं डाउन द ग्रुप, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 यूनिट्स लेस हो जाता है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से, और ज़्यादा स्टेबल हो जाता है फॉर हैवियर एलिमेंट्स। अकरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स 2 यूनिट लेस देन, ये जो 2 यूनिट्स लेस देन का ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, इसको अपन कहते हैं कि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हो रहा है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है पी ब्लॉक एलिमेंट्स को लेकर के कि इसमें मेटल्स के साथ ही साथ नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट है और मेटलॉइड्स भी हैं। और ये एकमात्र ऐसा ग्रुप पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक, जिसमें मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स तीनों ही मिलते हैं। बाकी ऐसा कोई भी ब्लॉक नहीं है, चाहे आप एस ब्लॉक ले लो, डी ले लो या फिर एफ ले लो, आपको वहाँ पे सारे के प्रकार के चीज़ें नहीं मिलेंगी। या तो आपको सिर्फ मेटल्स ही मिलेंगे, यानी कि सब में मेटल्स ही मिलने वाले हैं, सिर्फ इसमें ही मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स और मेटल्स तीनों पाए जाते हैं। Compounds formed by highly reactive non-metals with highly reactive metals are generally ionic because of large differences in their electronegativities। जो भी कंपाउंड बनता है हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स से और हाईली रिएक्टिव मेटल्स को मिला करके, वो आयनिक होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। लेकिन अगर कुछ ऐसे कंपाउंड्स बने जो कि सिर्फ नॉन मेटल्स ही मिल करके बना रहे हैं, तो वो लार्जली कोवेलेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो डिफरेंसेस होती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं। Change of non-metallic to metallic character can be best illustrated by the nature of oxides they form। ये जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इसमें आप सबसे ऊपर के एलिमेंट्स को देखोगे तो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ में वो नॉन मेटल होगा, लेकिन धीरे धीरे नीचे जब आप जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर की तरफ वो शिफ्ट करेगा। और ये जो है तो अपन देख सकते हैं उनके ऑक्साइड्स के नेचर को देख करके। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होंगे वो एसिडिक हो सकते हैं या फिर न्यूट्रल हो सकते हैं। ये बात याद रखने वाली है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एसिडिक होते हैं बट न्यूट्रल भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन जो मेटल ऑक्साइड्स होंगे वो हमेशा बेसिक ही होंगे। सो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक और न्यूट्रल, बट मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक डिफर्स फ्रॉम रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग ग्रुप इन 2 मेजर एस्पेक्ट्स। पी ब्लॉक का हर एक फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर है वो डिफर करता है बाकी के मेंबर्स से। 2 मेन रीज़न है इसके पीछे। पहला जो है वो है साइज़, क्योंकि जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा कम होता है ना। जो पहला मेंबर है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा कम होता है। और जो दूसरा डिफरेंस है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो है, और वो सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही देखने को मिलता है, वो आता है डी ब्लॉक ऑर्बिटल्स, है ना। जो डी ऑर्बिटल्स हैं उसकी प्रेजेंस की वजह से आता है यहाँ पर डिफरेंस। इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन वैलेंसी शेल ऑफ हैवियर एलिमेंट्स। जो हैवियर एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंसी शेल में डी ऑर्बिटल्स का एडिशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है इन फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक ग्रुप एंड अदर मेंबर्स। देयर लैक इन सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स
मेक देम डिफरेंट फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप्स। यानी कि सेकंड पीरियड एलिमेंट्स को अलग क्या करता है, डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस जो है वो हैवियर एलिमेंट्स में डिफर करती है उनको। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स पी ब्लॉक में जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें सारे के सारे जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं बोरॉन से स्टार्ट होते हैं वो, और चलते चले जाते हैं अपने हीलियम तक। तो उनकी जो मैक्सिमम कोवैलेंसी है वो सिर्फ 4 तक ही रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब 4 से ज़्यादा वो कोवैलेंसी शो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की पी ग्रुप में तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है उसमें वैकेंट 3D ऑर्बिटल्स भी अपने को देखने को मिलता है। और ये जो वैकेंट 3D ऑर्बिटल होता है ये 3p और 4s एनर्जी लेवल्स के बीच में होता है। इन डी ऑर्बिटल्स को यूज़ करके जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी कोवैलेंसी को एक्सपांड कर सकते हैं और 4 से ज़्यादा भी ले जा सकते हैं। इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, बोरॉन फॉर्म्स ओनली Bf4 नेगेटिव, यानी कि बोरॉन जो है वो सिर्फ Bf4 नेगेटिव यानी कि 4 कोवैलेंसी तक ही शो कर सकता है। लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो AlF6 नेगेटिव आयन भी बना सकता है, यानी कि एल्यूमिनियम जो है उसने अपनी कोवैलेंसी बढ़ा के 4 से 6 भी कर दी। क्यों? क्योंकि उसके पास D ऑर्बिटल भी प्रेजेंट था। Combined effect of size and availability of d orbitals considerably influences the ability of these elements to form pi bonds। जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनका एक तो साइज़ कम होता है और जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो भी एलिमेंट्स हैं जिनमें डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं वो अच्छे खासे पाई बॉन्ड्स बना सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट मेंबर हैं सारे ग्रुप्स के जो भी फर्स्ट मेंबर हैं वो डिफ़र करते हैं हैवियर मेंबर से इन इट्स एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स टू इटसेल्फ एंड टू अदर सेकेंड रो एलिमेंट्स। अब जो अपने लाइटर एलिमेंट्स हैं यानी कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनके पास डी ऑर्बिटल तो होते नहीं हैं, तो वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं। या तो खुद के साथ बना लेंगे जैसे सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी, या फिर दूसरे के साथ बना लेंगे लेकिन सेम पीरियड में, जैसे कि सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। दिस टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग इज़ नॉट पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग फॉर हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर इस टाइप की पाई बॉन्डिंग की बात करें तो वो हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, क्योंकि उनका जो ऑर्बिटल का साइज़ होता है ना वो काफ़ी लार्ज होता है और डिफ्यूज़ होता है, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग ना हो पाने की वजह से अच्छी खासी बॉन्डिंग हो नहीं पाती है। हैवियर एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड्स। वही लिखा है कि हैवियर एलिमेंट्स जो हैं वो पाई बॉन्ड्स नहीं बना पाते हैं क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि डी पाई या फिर डी पाई बॉन्डिंग होती है। As d orbitals are of higher energy than p orbitals, they contribute less to the overall stability of molecules। अब जो d orbitals होते हैं उनकी एनर्जी भी हाई होती है, और अगर एनर्जी हाई होगी p ऑर्बिटल से तो फिर वो ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल को कम करता जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि जो एनर्जी और स्टेबिलिटी का रिलेशन है वो इनवर्स का है, स्टेबिलिटी ज़्यादा तो एनर्जी कम। However, coordination number in species of heavier elements may be higher than for first element in the same oxidation state। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका एक क्वेश्चन भी है पी ब्लॉक में ही, लेकिन वो 12th में है तो वो अपन तब डील करेंगे। बट यहाँ पे लिखा ये हुआ है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है स्पीशीज़ का हैवियर एलिमेंट का वो ज़्यादा भी हो सकता है पर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगा। अपन अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है जो AlF6 नेगेटिव है वहाँ पर एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 था लेकिन उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। वहीं पे Bf4 नेगेटिव में बोरॉन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट था वो +3 था लेकिन उसकी कोवैलेंसी सिर्फ 4 थी। तो मतलब ये है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, वो हैवियर एलिमेंट्स के लिए ज़्यादा हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सेम हो। फॉर एग्जाम्पल इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक और एग्जाम्पल है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों ही ऑक्सो एनायंस बनाते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन के केस में अपन नाइट्रेट आयन देखते हैं, राइट, तो उसमें NO3 नेगेटिव होता है, यानी कि नाइट्रोजन के साथ 3 कोऑर्डिनेशन में ऑक्सीजन है। लेकिन फॉस्फेट आयन की अगर बात करें तो उसमें PO4 3 नेगेटिव होता है, यानी कि 4 ऑक्सीजन है जो कि उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब अभी तक तो अपनी जनरल पी ब्लॉक की कहानी चल रही थी, अब आ जाते हैं अपने बोरॉन फैमिली में। तो बोरॉन फैमिली में अगर सबसे पहले बात करें कि बोरॉन का नेचर कैसा है, बोरॉन कैसा दिखता है अपना, तो बोरॉन जो है वो एक नॉन मेटल है ना। एल्यूमिनियम जो है वो मेटल है, गैलियम, इंडियम, थैलियम और अपना एक नया आया है निहोनियम, वो मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं। बोरॉन इज़ रेयर एलिमेंट, बोरॉन जो है
वो रेयर एलिमेंट है, काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। मेनली वो ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, बोरेक्स Na2B4O7.10H2O और कैरनाइट Na2B4O7.4H2O के फॉर्म में अगर करता है नेचर में। देयर आर टू आइसोटोपिक फॉर्म्स ऑफ बोरॉन। बोरॉन के दो आइसोटोपिक फॉर्म्स हैं। एक बोरॉन जिसका मास 10 होता है वो 19% है, और दूसरा बोरॉन जिसका मॉलिक्यूलर वेट 11 होता है वो 81% है। एल्यूमिनियम इज मोस्ट अबंडेंट मेटल, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम इज मोस्ट अबंडेंट मेटल एंड थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, मतलब अर्थ के क्रस्ट में ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद तीसरा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। और मेटल में बात करें तो मोस्ट अबंडेंट मेटल है। बॉक्साइट Al2O3 डॉट ट्वाइस ऑफ H2O होता है। क्रायोलाइट Na3AlF6 होता है। ये जो है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं एल्यूमिनियम के वो हैं बॉक्साइट Al2O3 डॉट ट्वाइस ऑफ H2O एंड क्रायोलाइट Na3AlF6। इंडिया में ये माइका के फॉर्म में पाया जाता है। गैलियम, इंडियम एंड थेलियम आर लेस अबंडेंट। जो गैलियम, इंडियम और थेलियम होते हैं वो लेस अबंडेंट एलिमेंट्स होते हैं नेचर में। निहोनियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 113 है। अभी तक इसको सिर्फ स्मॉल अमाउंट्स में ही बना पाए हैं साइंटिस्ट, और इसकी जो हाफ लाइफ है ना, मोस्ट स्टेबल आइसोटोप की जो हाफ लाइफ है वो सिर्फ 20 सेकेंड्स है। तो अब इसकी केमिस्ट्री क्या ही पढ़ेंगे मतलब। निहोनियम इज अ सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये सिंथेटिकली बनाया गया है और ये रेडियो एक्टिव होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात कर लेते हैं। बोरॉन और एल्यूमिनियम इनका नोबल गैस कोर होता है। गैलियम और इंडियम में नोबल गैस के साथ साथ 10d इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड हो जाते हैं। थैलियम में नोबल गैस के साथ साथ 10d इलेक्ट्रॉन्स और 14f इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल होते हैं। अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की। तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो नॉर्मल ट्रेंड ही होता है, डाउन द ग्रुप जाने में इंक्रीज करती है, बट एक एक्सेप्शन है। एटॉमिक रेडियस जो गैलियम की है ना वो कम है। एटॉमिक रेडियस गैलियम की वो कम है एल्यूमिनियम से। दिस कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम वेरिएशन। ये कैसे समझा जा सकता है? देखिए, जो गैलियम होता है उसमें बहुत ही पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है 10d इलेक्ट्रॉन्स का। जो एडिशनल 10d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत ही बुरी तरीके से स्क्रीन शील्ड करते हैं। इसकी वजह से उसका साइज़ जो है ना वो बहुत कम हो जाता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इस वजह से जो एटॉमिक रेडियस है गैलियम की वो 135 पिकोमीटर होती है, जो कि एल्यूमिनियम से कम है। एल्यूमिनियम की जो एटॉमिक रेडियस होती है वो 143 पिकोमीटर होती है। सो एल्यूमिनियम बड़ा होता है साइज़ में एटॉमिक फॉर्म में गैलियम से। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करें तो जो ऑर्डर है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वो जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसे ही है। मतलब जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी उससे ज़्यादा होगी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, और जो सम है पहली 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज़ का जो सम है वो सारे एलिमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हाई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है उसमें थोड़ा सा अपने को याद रखना पड़ जाएगा। बोरॉन की सबसे ज़्यादा होती है, देन आता है थैलियम, फिर आता है इंडियम, उसके बाद आएगा गैलियम और फिर आएगा एल्यूमिनियम। यानी कि बोरॉन, थैलियम, इंडियम, गैलियम और एल्यूमिनियम। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं अपन। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बोरॉन जो है वो नॉन मेटेलिक होता है नेचर में, अपने को पता है। इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और ब्लैक कलर का सॉलिड होता है। ये बोरॉन फैमिली का कलर ब्लैक दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे, इसी वजह से, है ना। तो ये ब्लैक कलर का सॉलिड होता है। ये बहुत सारे एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, मतलब इसके बहुत सारे एलोट्रोप्स हैं जिसके फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लेटाइस पाई जाती है, तो इस वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। बाकी के सारे ही मेंबर्स सॉफ्ट मेटल्स हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम होता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भयंकर हाई होती है। गैलियम विद अनयूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट। गैलियम जो है उसका बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिला है, 303 केल्विन ही उसका मेल्टिंग पॉइंट है, और इस वजह से ये समर के दौरान लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर जाता है। इसका जो हाई बॉइलिंग पॉइंट है वो इसको अच्छा मटेरियल बनाता है फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर्स। इट्स बॉइलिंग पॉइंट मेक्स इट यूजफुल मटेरियल फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर्स। डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे ही आप ऊपर से लेके नीचे तक आएंगे तो आपको जो डेंसिटी है वो बढ़ती हुई दिखेगी सारे के सारे एलिमेंट्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे पहुंच गए हैं अपन। ऑक्सीडेशन स्टेट और ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी इज़ द फर्स्ट टॉपिक हियर।
ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज इज वेरी हाई। बोरॉन का साइज छोटा होता है, इस वजह से जो पहली 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज हैं उनका अगर आप सम करोगे तो बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा बोरॉन के केस में। इस वजह से जो +3 आयन्स है ना वो बोरॉन बहुत कम बनाता है, और वो मेनली जो है कोशिश करता है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स ही बनाए जाए। बट एज वी मूव फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम, जैसे ही हम बोरॉन से एल्यूमिनियम तक पहुंचते हैं तो जो सम है फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज का एल्यूमिनियम का वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बोरॉन। और इस वजह से एल्यूमिनियम जो है वो आयनिक कंपाउंड्स बनाता है Al+3 आयन्स के फॉर्म में। इनफैक्ट एल्यूमिनियम इज़ अ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, है ना, तो एल्यूमिनियम जो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। हाउएवर डाउन द ग्रुप ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो पुअर होती जाती है, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स और एफ ऑर्बिटल्स ऐड होते हैं डाउन द ग्रुप जाने पे, और उनकी शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही घटिया होती है। इस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाता है, और वो NS इलेक्ट्रॉन्स को उनको टाइटली हेल्ड किए रहता है। इस वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलता है, एंड देयर बाय रिस्ट्रिक्टिंग देयर पार्टिसिपेशन इन बॉन्डिंग। तो जब NS इलेक्ट्रॉन पे अच्छी खासी शील्डिंग होगी तो फिर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, है ना, तो इस वजह से NS इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे बॉन्डिंग में, और अपने को इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, केवल और केवल p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में। इनफैक्ट गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, यानी कि नीचे के जो एलिमेंट्स हैं 3, गैलियम, इंडियम और थेलियम, उसमें +1 और +3 दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑब्जर्व किए गए हैं, और जो स्टेबिलिटी है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वो डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ती ही जाती है। मतलब एल्यूमिनियम जो है वो सबसे कम स्टेबल है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन थेलियम जो है वो मोस्ट स्टेबल है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में। थेलियम में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्रीडोमिनेंटली पाया जाता है, और जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग है नेचर में। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स है थेलियम का वो प्रीडोमिनेंटली ऑक्सीडाइजिंग होता है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग होता है। अगर कहीं पे +3 में हो प्रेजेंट होगा थेलियम तो वो क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइज कर देगा सामने वाले को और खुद रिड्यूस होना चाहेगा +1 में। कंपाउंड्स इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर आयनिक देन दोज इन +3। तो जो कंपाउंड्स बनेंगे थेलियम के और बाकी के नीचे कंपाउंड्स के वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ज़्यादा आयनिक होंगे एज़ कम्पेयर टू इन +3। इन ट्राईवेलेंट स्टेट, अगर ट्राईवेलेंट स्टेट में बात करें तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना सेंट्रल एटम के अराउंड, ये पूरे ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, जो ट्राईवेलेंट स्टेट होता है इनका, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अराउंड सेंट्रल एटम एक किसी भी मॉलिक्यूल में, तो वो सिर्फ 6 ही होंगे, यानी कि ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे BF3 है, ठीक है, BF3 यानी कि बोरॉन ने 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं फ्लोरीन के साथ, 3 बॉन्ड्स हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होगी, तो यार ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ ना। तो ये जो कंपाउंड्स हैं इनको कहते हैं अपन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, और फिर इनमें टेंडेंसी होती है, भाई जो गरीब होगा उसको तो कुछ ना कुछ चाहिए ही रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए गरीबी दिखाते हैं, और इनमें टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लें और अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपनी घर गृहस्थी बसा लें, है ना, तो ये अचीव कर लें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और इस वजह से ये लोन पेयर एक्सेप्टर की तरह काम करते हैं, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है वो लेविस एसिड्स की तरह काम करता है। टेंडेंसी टू बिहेव एज लेविस एसिड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन साइज। अब जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है तो उसको ना मांगने में शर्म आने लगती है, इसी वजह से जो टेंडेंसी है लेविस एसिड की तरह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है वो कम होती जाती है जैसे जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाते हो, क्योंकि साइज़ बढ़ता जाता है। BCl3 जो है वो बहुत ही आसानी से एक लोन पेयर एक्सेप्ट करता है अपने प्यारे अमोनिया से, और BCl3.NH3 का एडक्ट बना देता है, यानी कि एडिशन प्रोडक्ट। तो पहले BCl3 रहता है अपना प्लेनर, और फिर वो NH3 के साथ कंबाइन करके BCl3.NH3 बनाता है जो कि टेट्राहेड्रल होता है स्ट्रक्चर में। लेकिन जो AlCl3 है वो किसी और से कुछ नहीं मांगता, वो खुद ही अपने साथी को ढूंढता है, दूसरे AlCl3 को ढूंढता है और उसके साथ बेहतरीन डाइमर बना के अपने आप को स्टेबल कर लेता है, ये भी टेट्राहेड्रल होता है। इन ट्राईवेलेंट स्टेट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स बीइंग कोवेलेंट आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। अब जो हाइड्रोलिसिस है, कुछ चीज़ें हैं जो कि कोवेलेंट कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जैसे कि वोलेटिलिटी हो गई, है ना, हाइड्रोलिसिस हो गई, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो ये तो आप बैठा लो दिमाग में कि कोवेलेंट कंपाउंड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिसमें से वोलेटिलिटी हो गया और हाइड्रोलिसिस हो गया। तो ट्राईवेलेंट स्टेट में ज़्यादातर जो कंपाउंड्स हैं वो कोवेलेंट होते हैं, और इस वजह से वो वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्राईक्लोराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस इन वाटर फॉर्म टेट्राहेड्रल MOH4 नेगेटिव स्पीशीज़।
जो भी ट्राईक्लोराइड्स होते हैं इन सभी एलिमेंट्स के, वो वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करने पर टेट्राहेड्रल स्पीशीज़ बनाते हैं जो कि MOH4 का होल नेगेटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है M का, एलिमेंट M का, वो sp3 होता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड इन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म्स ऑक्टाहेड्रल आयन। जो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है उसकी अगर रिएक्शन कराई जाए एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन के साथ तो वो ऑक्टाहेड्रल AlH2O का होल 6 पॉजिटिव आयन बनाता है। इस कॉम्प्लेक्स आयन में जो 3D ऑर्बिटल्स होते हैं एल्यूमिनियम के वो इन्वॉल्व होते हैं, और जो हाइब्रिडाइजेशन होता है एल्यूमिनियम का वो sp3d2 होता है। अब अपन देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर कि भाई एयर के साथ क्या होता है रिएक्शन में। तो बोरॉन जो है अगर वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में अवेलेबल हुआ तो वो अनरिएक्टिव होता है। एल्यूमिनियम जो है उसके ऊपर एक थिन ऑक्साइड लेयर बन जाती है सरफेस में, जैसा कि अपन ने बेरिलियम और मैग्नीशियम के केस में भी देखा था। तो एल्यूमिनियम में भी क्या होता है, बहुत ही पतली ऑक्साइड लेयर बन जाती है सरफेस में जो कि प्रोटेक्ट करती है मेटल को फ्रॉम फर्दर अटैक। अमॉर्फस बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, अगर आप अमॉर्फस बोरॉन ले आओगे तो वो रिएक्शन कर लेगा, और अमॉर्फस एल्यूमिनियम ले आओगे तो वो भी रिएक्शन कर लेगा एयर के साथ, और हीट करने पे B2O3 और Al2O3 बना देंगे। विथ डाई नाइट्रोजन एट हाई टेम्परेचर दे फॉर्म नाइट्राइड्स। नाइट्रोजन के साथ अगर बात करें तो वो हाई टेम्परेचर में रिएक्शन करके अपने रिस्पेक्टिव नाइट्राइड्स भी बना देंगे। नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड्स वेरीज डाउन द ग्रुप। इनके जो ऑक्साइड्स का नेचर है वो डाउन द ग्रुप जाने पे मतलब वेरी करता है ना, सेम नहीं रहता है। बोरॉन का जो ट्राई ऑक्साइड है वो एसिडिक होता है और वो बेसिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके मेटल बोरेट्स बनाता है ना। बेसिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, जो कि मेटल्स के होते हैं। एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड जो हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, और इंडियम और थेलियम के ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स एंड एल्कलीज। अब देखते हैं एसिड्स और एल्कलीज के साथ क्या रिएक्शन होती है इनकी। बोरॉन फिर यहाँ नाटक करता है, एसिड्स और एल्कलीज के साथ मॉडरेट टेम्परेचर पे भी रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो मिनरल एसिड्स में डिजॉल्व हो जाता है, एक्वस एल्कलीज के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। और देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, मिनरल एसिड्स के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, एक्वस एल्कलीज के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, मतलब एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये एम्फोटेरिक कैरेक्टर शो कर रहा है। एल्यूमिनियम डिजॉल्व्स इन डाइल्यूट HCl। एल्यूमिनियम जो है वो डाइल्यूट HCl में डिजॉल्व करता है और डाई हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देता है। हाउएवर, एक और इम्पॉर्टेंट लाइन आ गई, concentrated nitric acid renders aluminium passive by forming a protective oxide layer on the surface। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन एल्यूमिनियम को रेंडर पैसिव कर देता है। तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है वो एल्यूमिनियम को रेंडर पैसिव कर देता है, और कैसे करता है, बाय फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस। एल्यूमिनियम के सरफेस में प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बना करके इसको रेंडर पैसिव करता है। एल्यूमिनियम ऑल्सो रिएक्ट्स विद एक्वस अल्कली एंड लिबरेट्स डाईहाइड्रोजन। ये अपन देख चुके हैं कि HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन किया तो H2 गैस निकाली, और जब एक्वस अल्कली के साथ रिएक्शन की तो भी डाईहाइड्रोजन गैस दे दी। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन होती है, अब सब के सब ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं, बट एक्सेप्ट ये फिर से याद रखना है कि TLI3 नहीं बनता। TLI3 क्यों नहीं बनता, आपने तो थोड़ी देर पहले ही देखा था यार, थेलियम में जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग होता है, और वो चाहता है कि भाई कितने जल्दी मैं +1 में चला जाऊँ, तो इस वजह से TLI3 नहीं होता है, बाकी सारे के सारे ट्राई हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनोमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरॉन। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स देखेंगे और थोड़ा सा जो इसकी जो नटखट बोरॉन की प्रॉपर्टीज़ है वो भी देखेंगे। ट्राईक्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स बीइंग कोवेलेंट इन नेचर आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। फिर वही कोवेलेंट नेचर के होंगे। जो ट्राईक्लोराइड्स होते हैं, ट्राईब्रोमाइड्स होते हैं, ट्राई आयोडाइड्स होते हैं, इन सारे ही सारे एलिमेंट्स के वो नेचर में कोवेलेंट होते हैं, और कोवेलेंट नेचर होने की वजह से कोवेलेंट कंपाउंड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोलिसिस की वो शो करते हैं वाटर में। जो टेट्राहेड्रल स्पीशीज़ होती हैं लाइक MOH4 नेगेटिव, और ऑक्टाहेड्रल हो गई जैसे कि MH2O का होल 6 पॉजिटिव, एक्सेप्ट इन बोरॉन, ये बोरॉन की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी सारे के सारे एक्वस मीडियम में एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि स्पीशीज़ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज़ आफ्टर हाइड्रोलाइसिस एक्सेप्ट इन बोरॉन एग्जिस्ट इन एक्वस मीडियम। मोनोमेरिक ट्राईहैलाइड्स आर स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड्स। जो मोनोमेरिक ट्राईहैलाइड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जब मोनोमर फॉर्म में होंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो करेंगे क्या, आसानी से किसी लेविस बेस के साथ रिएक्शन करेंगे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। फिर वही बात है, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड आसानी से रिएक्ट करेगा
कुछ लेविस बेसिस के साथ, जैसे कि अमोनिया हो गया अपना, और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। बनेगा क्या, एडक्ट बनेगा BF3 और NH3, जिसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से शेयर होगा, अमोनिया की तरफ से शेयर होगा और BF3 की ओर जाएगा। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, अब इनमें डी ऑर्बिटल्स तो प्रेजेंट होते नहीं हैं, तो बोरॉन जो है वो अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 तक ही रख सकता है। पर एल्यूमिनियम और बाकी के एलिमेंट्स के केस में डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो मैक्सिमम कोवैलेंसी जो है वो 4 से ऊपर भी अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द अदर मेटल हैलाइड्स, बाकी के जो भी मेटल हैलाइड्स हैं ज़्यादातर, जैसे कि AlCl3 हो गए, वो डाइमराइज हो जाते हैं, ये बात कर चुके हैं अपन। डाइमराइज कैसे होते हैं, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कैसे होते हैं, तो थ्रू हाइड्रोजन ब्रिजिंग के थ्रू होते हैं, है ना, क्लोरीन क्लोरीन ब्रिज बनता है तो उसके थ्रू डाइमराइज होते हैं। मेटल स्पीशीज कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हैलोजन इन दीज हैलोजन ब्रिज्ड मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर क्या होता है, जो हैलोजन ब्रिज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जो मेटल एटम है वो हैलोजन से इलेक्ट्रॉन्स लेता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की। बोरॉन के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं बोरॉन के वो हैं बोरैक्स, फिर है ऑर्थोबोरिक एसिड और फिर है डाइबोरेन। बोरैक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरॉन का। बोरॉन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो है ना वो है बोरैक्स। ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसका फॉर्मूला है Na2B4O7.10H2O। इट कंटेन्स टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स, इसमें टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स होती हैं और करेक्ट फार्मूला जो है इसका वो फिर होगा Na2B4O5OH का होल 4.8H2O। NCERT में नहीं दिया है बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एग्जिस्ट करता है टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स के साथ साथ ट्रायंगुलर यूनिट्स में भी एग्जिस्ट करता है। ये मैं आपको कंफर्म करके बता देता हूँ। ट्रायंगुलर यूनिट्स, बोरैक्स में 2 ट्रायंगुलर और 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, पर NCERT में अपने को टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स ही दिया है तो अपने को ये याद रखना है। करेक्ट फार्मूला जो होगा वो होगा इसका Na2B4O5OH का होल 4.8H2O। बोरैक्स वाटर में डिजोल्व करता है और एक एल्केलाइन सॉल्यूशन दे देता है। बोरैक्स वाटर में डिजोल्व करता है और एक एल्केलाइन सॉल्यूशन दे देता है। ऑन हीटिंग बोरैक्स फर्स्ट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स। जब आप हीट करोगे तो बोरैक्स पहले क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देगा और स्वेल अप हो जाएगा। जब इसको आप थोड़ा और हीट करोगे तो ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड बन जाएगा। ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड फिर सॉलिडिफाई हो जाएगा और ग्लास लाइक मटेरियल बना लेगा, जिसको अपन कहते हैं बोरैक्स बीड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। यहाँ पर मेटाबोरेट बनता है और बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल्स का मेटाबोरेट बनता है और वो कैरेक्टरिस्टिक कलर शो करते हैं। देयरफॉर बोरैक्स बीट टेस्ट जो है उसको अपन यूज़ करते हैं टू टेस्ट देम, टू आइडेंटिफाई देम इन द लेबोरेटरी। आपने सबसे पहले बोरैक्स लिया, उसको हीट कर दिया। जब वो एनहाइड्रस फॉर्म में आ गया यानी कि Na2B4O7 बस बचा यानी कि सोडियम मेटाबोरेट बन गया, तो उसकी आप फर्दर हीटिंग करेंगे तो वो बनेगा NaBO2 + B2O3 जो कि बोरिक एनहाइड्राइड है। जो सबसे पहले वाटर लूज करेगा, फिर स्वेल अप होगा, फिर फर्दर हीटिंग में ट्रांसपेरेंट लिक्विड बनेगा, फिर वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड सॉलिडिफाई होगा ग्लास लाइक मटेरियल में। ग्लास लाइक मटेरियल को कहेंगे बोरैक्स बीड। और जो यहाँ पे मेटाबोरेट्स बनेंगे, बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल्स के मेटाबोरेट्स बनाए जाते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक कलर्स होते हैं कुछ, और इस वजह से जो बोरैक्स बीट टेस्ट है उसको अपन यूज़ कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई देम इन द लेबोरेटरी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन बोरैक्स इज हीटेड, एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, जब बोरैक्स को आप हीट करते हो बंसन बर्नर फ्लेम में विथ कोबाल्ट ऑक्साइड यानी कि CO, कोबाल्ट वाला CO एंड ऑक्सीजन वाला O, तो COO ऑन अ लूप ऑफ प्लेटिनम वायर। आप प्लेटिनम वायर का अगर आप यूज़ करते हो और बंसन बर्नर फ्लेम में कोबाल्ट ऑक्साइड को हीट करते हो तो आपको एक ब्लू कलर की बीड फॉर्म होती है। इस ब्लू कलर की बीड का फॉर्मूला होता है COBO2 का होल ट्वाइस, यानी कि कोबाल्ट और फिर BO2 का होल ट्वाइस। अब अपना अगला टॉपिक है ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3BO3। ये भी वाइट क्रिस्टलाइन कलर का होता है। अगेन दिस इज सॉलिड और इसका जो टच होता है वो सोपी टच होता है। ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन अगर हॉट वाटर आप ले आए ना तो फिर ये बहुत ज़्यादा हाईली सॉल्युबल होता है। इसको आप बना सकते हो बाय एसिडिफाइंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स। बोरैक्स का आप एक एक्वस सॉल्यूशन ले लीजिए, उसका एसिडिफिकेशन कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा आपका प्यारा ऑर्थोबोरिक एसिड। इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलाइसिस। इसको हाइड्रोलाइसिस से ही बना सकते हो। बहुत सारे आप बोरॉन कंपाउंड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। बोरॉन के हैलाइड्स ले सकते हो, बोरॉन के हाइड्राइड्स ले सकते हो और उनकी हाइड्रोलाइसिस करके
आप अपना ऑर्थोबैरिक एसिड भी बना सकते हो। इट हैज़ अ लेयर स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट हैज़ अ लेयर स्ट्रक्चर इन विच प्लेनर BO3 यूनिट्स आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो ऑर्थोबोरिक एसिड होता है उसका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, उसमें BO3 यूनिट्स होती हैं और वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। बोरिक एसिड जो है वो वीक मोनोबेसिक एसिड है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। बोरिक एसिड जो है वो वीक मोनोबेसिक एसिड है, ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है ना, ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है, ये प्रोटॉन डोनेट नहीं करेगा, बट दिस इज एसिड क्यों? क्योंकि ये लेविस एसिड है और ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम ए हाइड्रोक्सिल आयन। तो हाइड्रोक्सिल आयन से ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है एंड दैट इज़ वाई ये एसिड है। ऑन हीटिंग, हीट करने पे जो ऑर्थोबोरिक एसिड है वो 370 केल्विन से ऊपर अगर आप हीट कर दोगे तो ये मेटाबोरिक एसिड बना लेगा, यानी कि HbO2। और अगर आपने उसकी फर्दर हीटिंग कर दी तो वो आपको बोरिक ऑक्साइड देगा, यानी कि B2O3। अगला टॉपिक है अपना डाइबोरेन B2H6। B2H6 जो है वो सिंपलेस्ट बोरॉन हाइड्राइड है। जितने भी अपन ने बोरॉन हाइड्राइड देखे हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो सिंपल है वो डाइबोरेन है। इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? आप प्रिपेयर करने के लिए इसको बोरॉन का ट्राईफ्लोराइड लेते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ज़्यादा फेवरेट है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो यहाँ भी काम में आता है। आप बोरॉन का ट्राईफ्लोराइड लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराओ, ईथर का मीडियम होना चाहिए, डाई एथाइल ईथर का मीडियम होना चाहिए और आपको डाइबोरेन मिल जाएगा। एक कन्वीनियंट लैब मेथड जो है वो डाइबोरेन में, जब आप डाइबोरेन बनाते हो लैब में तो जो सबसे कन्वीनियंट मेथड होती है उसमें क्या होता है, आप सोडियम बोरोहाइड्रेट लेते हो यानी कि NaBH4, अगेन ऑर्गेनिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 लेते हो आप, आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हो और आपको एज ए रिजल्ट B2H6 मिल जाता है। डाइबोरेन इज प्रोड्यूस्ड ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल बाय द रिएक्शन ऑफ BF3 विद सोडियम हाइड्राइड। इंडस्ट्रियल स्केल में इसको कैसे बनाया जाता है? बोरॉन का ट्राईफ्लोराइड लेते हैं, सोडियम हाइड्राइड लेते हैं और इसकी हीटिंग कर देते हैं 450 केल्विन पे, तो आपको B2H6 मिल जाता है। डाइबोरेन की अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये कलरलेस हाईली टॉक्सिक गैस होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 180 केल्विन होता है। डाइबोरेन कैचेस फायर, डाइबोरेन फायर कैच करता है स्पॉन्टेनियसली। जब भी ये एयर के सामने एक्सपोज होगा तो ये स्पॉन्टेनियसली फायर को कैच कर लेगा। इट बर्न्स इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके बर्न करता है और बहुत ज़्यादा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज़ करता है। मोस्ट ऑफ द हायर बोरेन्स आर ऑल्सो स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल इन एयर। बहुत सारे हायर बोरेन्स भी जो हैं वो स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल होते हैं एयर में, यानी कि बहुत ही अचानक से आग पकड़ लेते हैं एयर में। बोरेन्स आर रीडली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर, बोरेन्स जो हैं वो वाटर के साथ रीडली बहुत ही आसानी से हाइड्रोलाइज होते हैं और बोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर देते हैं। डाइबोरेन अंडरगोज क्लीवेज रिएक्शन, डाइबोरेन में क्लीवेज रिएक्शंस भी होती हैं और लेविस बेसिस के साथ ये रिएक्शंस होती हैं और वो आपको बोरेन एडक्ट्स देता है, यानी कि BH3.L। जो भी लेविस बेसिस आप ले रहे हो तो वो लेविस बेसिस BH3 के साथ मिल करके एडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद डाइबोरेन गिव्स इनिशियली B2H6 डॉट ट्वाइस ऑफ NH3। जब भी आप अमोनिया की रिएक्शन कराओगे डाइबोरेन से तो आपको एक इनिशियली एडक्ट मिलेगा, यानी कि एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा और वो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लाइक BH2NH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव और BH4 नेगेटिव। अगर आप इसकी फर्दर हीटिंग कर दोगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बोराजीन, बोराजोल या फिर इनऑर्गेनिक बेंजीन मिल जाएगी, जिसका फॉर्मूला होता है B3N3H6। अब इसका नाम इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों पड़ा? क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो रिंग स्ट्रक्चर होता है, इसमें अल्टरनेट BH और NH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से इसका नाम इनऑर्गेनिक बेंजीन पड़ा। स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, अब देखते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन कैसा होता है। 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो 2 बोरॉन एटम्स के साथ एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इस प्लेन के ऊपर और नीचे 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। 4 जो टर्मिनल BH बॉन्ड्स होते हैं वो रेगुलर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं। वहीं पे जो 2 ब्रिज BHB बॉन्ड्स होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है और इसको अपन कहते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। बोरॉन ऑल्सो फॉर्म्स अ सीरीज ऑफ हाइड्रिडोबोरेट्स। बोरॉन जो है वो बहुत सारी एक सीरीज़ होती है हाइड्रिडोबोरेट्स की, तो वो हाइड्रिडोबोरेट्स भी बनाते हैं बोरॉन, और उसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है टेट्राहेड्रल BH4 नेगेटिव आयन। टेट्राहाइड्रिडोबोरेट्स ऑफ सेवरल मेटल्स आर नोन, काफ़ी सारे मेटल्स हैं, बहुत से मेटल्स हैं जिनके टेट्राहाइड्रिडोबोरेट्स जाने जाते हैं। लिथियम एंड सोडियम टेट्राहाइड्रिडोबोरेट्स
ऑल्सो नोन एज बोरोहाइड्राइड्स, जो लिथियम का और सोडियम का टेट्राहाइड्रिडोबोरेट्स है, लाइक लिथियम बोरोहाइड्राइड है ना, LiBH4, सोडियम टेट्राहाइड्रिडोबोरेट्स NaBH4। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको बोरोहाइड्राइड्स के नाम से भी जाना जाता है। इनको कैसे प्रिपेयर करते हैं? इनकी प्रिपरेशन के लिए अपन रिएक्शन कराते हैं, मेटल हाइड्राइड्स लेते हैं, B2H6 के साथ रिएक्शन कराते हैं। मीडियम जो है वो आपको डाई इथाइल ईथर का रखना पड़ता है। लिथियम बोरोहाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड ये दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह यूज़ होते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। अब आता है अपने पॉडकास्ट का लास्ट टॉपिक, यूजेस ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम एंड देयर कंपाउंड्स। बोरॉन बीइंग एक्सट्रीमली हार्ड, बोरॉन जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इस वजह से इसको रिफ्रैक्टेड सॉलिड की तरह यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, डेंसिटी इसकी कम होती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कम होती है। बोरॉन के जो फाइबर्स हैं उनको बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जो बोरॉन का 10 है ना एटॉमिक मास मॉलिकुलर मास वाला जो बोरॉन 10 वाला आइसोटोप है, उसकी बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है, बहुत अच्छी एबिलिटी होती है कि वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर सके, और इसलिए इसको मेटल के साथ मिला करके मेटल बोराइड्स बनाते हैं और उसको न्यूक्लियर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं एज प्रोटेक्टिव शील्ड्स एंड कंट्रोल रॉड्स। मेन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ बोरेक्स एंड बोरिक एसिड इज इन मैन्युफैक्चर ऑफ हीट रेजिस्टेंट ग्लासेस। ये इंपॉर्टेंट है। मेन जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है बोरेक्स का और बोरिक एसिड का, वो मैन्युफैक्चर ऑफ हीट रेजिस्टेंट ग्लासेस में होता है। यानी कि एग्जांपल आप पायरेक्स ले सकते हो, फाइबर ग्लास बनाने के लिए यूज़ हो सकता है और ग्लास वूल बनाने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। बोरेक्स इज ऑल्सो यूज्ड एज कंस्टिट्यूएंट ऑफ मेडिसिनल सोप्स में भी पाया जाता है। जो ऑर्थोबोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन होता है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड इज जनरली यूज्ड एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक, है ना। तो ऑर्थोबोरिक एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम इज़ अ ब्राइट सिल्वरी वाइट मेटल, एल्यूमिनियम जो है वो ब्राइट सिल्वरी वाइट मेटल होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी बहुत हाई होती है। इट हैज़ हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी होती है। ऑन वेट टू वेट बेसिस, अगर बात करें वेट टू वेट बेसिस में, तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है एल्यूमिनियम की वो कॉपर से दुगनी होती है। मतलब अगर उतने ही ग्राम आप कॉपर ले आओ, उतने ग्राम एल्यूमिनियम ले आओ, तो कॉपर जो है वो आधी कंडक्टिविटी दिखाएगा और एल्यूमिनियम उससे डबल दिखाएगा। एल्यूमिनियम का जो यूज़ है और उसके कंपाउंड्स का जो यूज़ है वो अपन डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, और लेकिन अब जो है उसका यूज़ कम हो गया है, क्योंकि जो इसका नेचर होता है वो थोड़ा सा टॉक्सिक होता है। सो दिस इज़ इट फॉर बोरॉन फैमिली। कंप्लीट कर दी है मैंने अपने एंड से। आई होप आपको पसंद आया होगा। हैव फेथ यू विल रॉक, यार ये चीज़ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉडकास्ट बनाने में भी मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया, बिकॉज लास्ट कुछ दिनों में ना मतलब बहुत कुछ हुआ है, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। यार सुशांत सिंह राजपूत, उनके बारे में अपन सभी जानते हैं। यार बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर्स हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी, एटलीस्ट फॉर मी, ही वॉज अ हीरो। मेरे लिए वो इंसान हीरो था। उनकी डिमाइस की न्यूज़ सुन करके मतलब मेरे हाथों से फ़ोन गिर गया था, एंड लिटरली बता रहा हूँ मैं 2 रातों तक नहीं सोया। बहुत से लोग हैं जिनका वो आइडियल रहा होगा, आइडल मानते रहे होंगे, उसको आदर्श मानते रहे होंगे, अपना फेवरेट हीरो रहा होगा उनका। मतलब ऐसी सिचुएशन है कि मैं अभी भी उसके बारे में सोचना नहीं बंद कर सकता। समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ उस इंसान के साथ, बट उससे ना हम लोगों को हर चीज़ में अगर ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे अपन, तो अपने को हर चीज़ में पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अगर सुसाइड था, है ना, अभी कुछ पता नहीं है, सुसाइड है मर्डर है, उसके बारे में अपन यहाँ ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर सुसाइड किया उसने, मेन कारण क्या है? उसके पास मूवीज़ नहीं थी, उसके लव इंटरेस्ट से उसका जो रिलेशनशिप था वो सही नहीं चल रहा था, वो परेशान था, उसको अपनी माँ की याद आती थी, या फिर कंगना रनौत ने जैसे बोला कि जो भी हम काम करते हैं उसका अप्रिसिएशन क्यों नहीं मिलता हमें, तो उसका अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। तो यार अपने फील्ड में भी देखो, आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, आपको अप्रिसिएशन मिले ज़रूरी नहीं है। लोग डॉक्टर्स को मारते हैं, है ना, वो ये नहीं समझने की कोशिश करते कि डॉक्टर भी इंसान है, उसने अपना पूरा एफर्ट दिया पर नहीं बचा पाया तो क्या। तो डॉक्टर्स भी मार खाएंगे, तो गेट रेडी कि मार भी खानी पड़ सकती है। नंबर अभी नहीं आ रहे, मतलब ज़रूरी थोड़ी है कि आपके पास अभी मूवीज़ नहीं है तो आगे नहीं मिलती, आपको मूवीज़ मिल जाती। तो यही अपने केस में भी है कि अभी नंबर नहीं आ रहा है। मेरे को कुछ लोगों ने मैसेज किया कि नंबर नहीं आ रहा है, NTA के टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है यार, आएंगे ना, आगे आएंगे। उल्टा सीधा सोचना बंद कर दो। उल्टा सीधा जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आएंगे, उतना ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा। क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है उसका। तो बस अपने काम पे ध्यान दो,
जो अपने आसपास हो रहा है उसको तो कुछ कर नहीं सकते। अभी कुछ दिन पहले चीन बॉर्डर में भी जो हुआ, 20 जवान जो है अपने शहीद हुए, एंड वन ऑफ देम दीपक कुमार जो है वो हमारे मेरे ही होम टाउन से हैं, रीवा से हैं। एंड उनकी लास्ट ईयर नवंबर में ही शादी हुई थी, वॉज वेरी यंग। सो जस्ट प्रेइंग टू गॉड कि उनकी आत्मा को शांति मिले। एंड गाइस लगे रहो यार, हैव फेथ, यू विल डेफिनेटली रॉक इन द एग्ज़ाम। सो लास्ट में जाते जाते बस यही बोलना चाहूँगा कि यार शेयर करो, इस पॉडकास्ट को शेयर करो एज मच एज़ यू कैन, जितना आप कर सकते हो प्लीज़ करो। बिकॉज आई थिंक मेरे हिसाब से मैं जो कर रहा हूँ ये अच्छा काम है, एंड अच्छी चीज़ पहुँचनी चाहिए, सबके पास पहुँचनी चाहिए। सो शेयर इट एज मच एज़ यू कैन। सब्सक्राइब, आपको चैनल अच्छा लग रहा है, आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आगे आने वाली जो पॉडकास्ट हैं, वीडियोस हैं, उसकी आपकी नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन बेल दबा देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, क्योंकि मुझे इसी से पता चलता है कि आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, पता अच्छा लग रहा है, आप आगे और चाहते हो कि नहीं। और जाते जाते बस इतना ही बोलना चाहूँगा, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, बाय बाय।